नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। काफ़ी दिन हो गए थे, कोई वीडियो बना नहीं पाए थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल है। मगर अब कोशिश करेंगे हर वीक आपको एक वीडियो हम दें इस चैनल पे, सो दैट कि आप पूरा फ़ायदा उठा पाओ इस चैनल का। और स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस कर लें, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ का आप भरपूर फ़ायदा उठा पाओ, जो कि सिर्फ और सिर्फ लीगल सब्जेक्ट्स के ऊपर ही रहते हैं। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पैतृक संपत्ति में पुत्री का अधिकार, मतलब डॉटर्स राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बड़ा हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे। अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, सिविल लॉ की बात करें, तो काफ़ी केसेस आ रहे हैं इस टॉपिक को लेके कि अब बेटियां भी अपना हक मांगने लगी हैं। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कुछ इस तरीके की, जिसमें बेटियां अब अपना हक मांगने के लिए हकदार हो गई हैं। पहले भी थी और अब कुछ ज़्यादा हो गई हैं। अब नॉर्मली हम लोग क्या सोचते थे कि भाई जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति जो भी है, उसमें सभी बच्चों का अधिकार है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बेटा हो, बेटी हो, तो सबका अधिकार है। बट इन एक्चुअल ऐसा था नहीं। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। बेटे को, मतलब मेल को, कुछ अनलिमिटेड राइट्स दिए गए थे और बेटियों को थोड़े लिमिटेड राइट्स थे। मगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसके बाद में सिचुएशन पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब क्या हुआ, पुत्री के जो अधिकार थे वो कुछ अलग हो गए, थोड़े डिफरेंट हो गए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिक। अब लॉ में, कानून में पुत्री के अधिकारों को ना बहुत बारीकियों से समझाया गया, बहुत ही बारीकियों से। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं बारीकियों, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। अब अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, मतलब जो संपत्ति उसके द्वारा बनाई गई है, उसमें किसका अधिकार है और वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से आगे डिस्पोजल होगी, इस सब के बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब इसमें इसके बारे में सबको बताया गया। ओके, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बताया गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किस किस उत्तराधिकारी को कैसे कैसे दी जाएगी। और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो एप्लीकेबल होता है वो होता है हिंदू के ऊपर, बौद्धिस्ट के ऊपर, जैन के ऊपर और सिख के ऊपर। मतलब इन चार कम्युनिटीज़ के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। अब इसके सेक्शन 6 में, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में ये बताया गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की व्यवस्था की गई है। जो उसका हस्तांतरण होगा, मतलब जो ट्रांसफ़र होगा, जो उसका डिवोल्यूशन होगा, वो किस तरीके से किया जाएगा, ये सेक्शन 6 में बताया गया है। बेसिकली सेक्शन 6 में जो बताया गया ना, वो ये बताया गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी राइट्स होंगे, जो भी अधिकार होंगे, वो प्रॉपर्टी ओनर के बेटे के होंगे, उसके बाद उसके बेटे के होंगे, उसके बाद उसके बेटे के होंगे, सो ऑन, वो चलता रहेगा ऐसे ही। अब अगर हम देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली को देखते हैं, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को देखें तो वहाँ पर बेटों के अलावा बेटी भी हैं। तो जो बेटियाँ हैं उनके क्या अधिकार हैं, अगर बेटे हैं तो उनकी बहुएं भी हैं, उनके क्या अधिकार हैं, अगर बेटियां हैं तो उनके हस्बैंड भी हैं, मतलब दामाद हो गए, तो उनके क्या अधिकार हैं, और उनके आगे के भी परिवार हैं जिनको हम जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर मानते हैं। तो यहाँ पे अब दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है को पार्टनर और एक होता है जॉइंट फैमिली का मेंबर। अब JHF का अगर मेंबर हम बात करें, जॉइंट हिंदू फैमिली के अगर मेंबर की बात करें, तो मैं बोलूँगा कि जो भी उसके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उसके मेंबर कहलाते हैं, जो भी उसके सदस्य हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसका को पार्टनर कौन है, तो बड़ा सिंपल है। को पार्टनर और मेंबर को मैं एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। जिन लोगों का प्रॉपर्टी में हिस्सा है, आराम से इस चीज़ को समझिएगा कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी में हिस्सा है और जो बंटवारे के लिए दावा कर सकते हैं, अपने हिस्सेदारी के लिए दावा कर सकते हैं, वो कहलाते हैं को पार्टनर। और मेंबर कौन होते हैं, जिनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है और ना ही वो दावा कर सकते हैं। वो मेंबर तो हैं मगर उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता है और ना ही वो दावा कर सकते हैं। इसके उल्टा को पार्टनर का बिल्कुल प्रॉपर हिस्सा होता है और वो बंटवारे के लिए दावा भी कर सकता है। मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, 1956 से थोड़ा सा पहले, इवन 1956 में ही जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया ना, तो को पार्टनर बनने की व्यवस्था सिर्फ लड़कों की थी। यानी कि जो हिस्सेदारी थी वो सिर्फ यहाँ लड़कों की थी, लड़कियों की हिस्सेदारी नहीं थी। को पार्टनर उनको नहीं बनाया गया था। अब इसको हम बेसिकली अगर एक तरीके से देखें तो इट्स अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल अलग है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। अब चूंकि ये इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था तो काफ़ी इसके ऊपर चर्चाएं चलती रही पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी कि भाई लड़कियों को किस तरीके से सारे हक उनके दिए जाएं। तो लड़कियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार दिलाने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में 20/12/2004 20/12/2004 को एक बिल पेश हुआ और 9 सितंबर 2005 को वो एनफोर्स हो गया। काफ़ी सालों के बाद ये एनफोर्स हुआ और 2005 में एक अमेंडमेंट पास हुआ। मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। 2005 में एक अमेंडमेंट पास हुआ और जो ये अनइक्वलिटी थी को पार्टनर को लेके कि उसमें सिर्फ को पार्टनर लड़का ही होगा, उसको ख़त्म किया गया और अब को पार्टनर में लड़कियों को भी हिस्सेदारी दी गई। तो मतलब अब को पार्टनर की जहाँ बात होगी उसमें सिर्फ बेटों की बात नहीं होगी, वहाँ बेटियों की भी बात होगी, उनकी भी हिस्सेदारी होगी वहाँ पे। अब अमेंडमेंट के बाद में ये तो क्लियर हो गया कि लड़कियों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार दिए गए, जिसकी व्यवस्था सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में की गई। अमेंडमेंट के बाद में सेक्शन 6 में इसके बारे में बात की गई। सेक्शन 6(1) हिंदू सक्सेशन एक्ट का ये बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी। मैं इसको आपके लिए रीड कर देता हूँ। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है सेक्शन 6 का, वो क्या बोल रहा है। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 in a joint Hindu family governed by the मिताक्षर law, the daughter of a co-partner shall। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, that is daughter of a co-partner shall। तो वो डॉटर एक को पार्टनर है, वो वाले वर्ड को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसका पॉइंट नंबर ए पढ़ देता हूँ। बाय बर्थ बिकम ए को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। तो यहाँ पे उसको वो सेम राइट दिए गए जो बेटे को दिए गए थे, बाय बर्थ उसको भी वही सेम राइट दे दिए गए हैं। Have the same right in the co-partnership property as she would have had if she had been a son। उसको भी वही अधिकार दिए गए, अगर वो बेटा होती तो जो अधिकार उसको मिलते अब वो अधिकार बेटियों को भी दिए गए। Be subject to the same liability in respect of the said co-partnership property as that of a son। प्रॉपर्टी में मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइबिलिटीज भी वही होंगी। अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो आपको लाइबिलिटीज भी मिलेंगी, अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं तो आपको लाइबिलिटी भी साथ में लेनी पड़ेंगी। तो वो लाइबिलिटी भी उनकी वही होंगी जो एक बेटे की थी, अब वो सेम लाइबिलिटी वो बेटियों की भी होगी। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया कि अब बेटियों का भी अधिकार है और बेटों का भी उतना ही अधिकार है। बेटियों की भी लाइबिलिटी है और बेटों की भी लाइबिलिटी है। तो अब दोनों को यहाँ पे इक्वल किया गया। मगर जो मैं आपको पहले बता रहा था डॉटर ऑफ ए को पार्टनर, अब इस वर्ड को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि अब इस वर्ड को हम जब देखते हैं तो एक कंडीशन इसमें लग जाती है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द पार्टीशन बिफोर 20 दिसंबर 2004। जो पार्टीशन प्रॉपर्टी को लेके हुआ होगा 2004 दिसंबर से पहले 20 दिसंबर 2004 से पहले उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और डॉटर ऑफ को पार्टनर की अगर जहाँ मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, मैं उस वर्ड को लेके मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बार बार मैं उस वर्ड को प्रेस कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये निकाला गया कि फादर मस्ट बी अलाइव एज ऑन 20/12/2004। अगर फादर यहाँ अलाइव है तो ये तभी एप्लीकेबल होगा, और अगर फादर यहाँ पे अलाइव नहीं है, कब तक 20/12/2004 तक अगर फादर अलाइव नहीं है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट आए कि भाई कहीं फादर अलाइव थे, किसी प्रॉपर्टीज में फादर अलाइव नहीं थे, मगर जो सेक्शंस था वो सेक्शन 6 जो अमेंडमेंट के बाद आया था वो तो बेटियों को राइट दे रहा था। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आई वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के डिविजनल बेंचेज के पास पहुंची। उसमें से एक केस आया प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती एंड अदर्स। इसके था क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 7217 ऑफ 2016। इसमें ये बोला गया कि भाई एक फादर का अलाइव होना, जीवित होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा मैटर पहुंचा डिवीजन बेंच के पास ही सुप्रीम कोर्ट की, वो था दनम्मा वर्सेस अमर, जिसका नंबर था क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 188 ऑफ 2018। उसमें यह बोला गया कि भाई पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है। तो इन दोनों अगर हम जजमेंट को देखें, इन दोनों केसेस को देखें तो ये खुद में कन्फ्लिक्ट था। ये दोनों ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे इवन बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कि भाई अब क्या करें इस वाली सिचुएशन में जहां फादर जीवित है या नहीं है।
और जब हम बात करते हैं इसकी डॉटर ऑफ को पार्टनर की, तो वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई और ये कन्फ्लिक्ट का मामला इसमें बन गया। अब इसी तरीके से एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और वो मामला आया 3 जज बेंच के पास में सुप्रीम कोर्ट की, और वो मामला था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। इसका एप्लीकेशन नंबर था क्रिमिनल एप्लीकेशन डायरी नंबर 32601 ऑफ 2018। 11 अगस्त 2020 को ये डिसाइड हुआ था मेरे ख्याल से। अब इसमें एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया गया इन 3 जज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस ने डिटेल्ड एक ऑर्डर पास किया जिसमें एक क्लियरिटी दी गई कि वो जीवित होना आवश्यक है या नहीं है को पार्टनर्स का, मतलब फादर का। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़े क्लियरली ये चीज़ बोली गई, सिंस द राइट इन को पार्टनरी इज बाय बर्थ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फादर को पार्टनर शुड बी लिविंग एज ऑन 9th of September 2005। तो यहाँ क्लियर किया गया कि अगर फादर अलाइव भी है तो भी उसका राइट बनता है, बेटी का राइट बनता है, फादर का जीवित होना यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। 1-2 पॉइंट और हैं उसमें डिटेल में जाना अगर आप चाहते हो तो आप ये ऑर्डर पढ़ सकते हो। मैंने ऑर्डर के बारे में आपको ऑलरेडी, जजमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और यहाँ पे पॉइंट उठा कि भाई अगर ओरल पार्टीशन हो गया, ओरल पार्टीशन का मतलब कि जब भी कोई केस चलता तो बोलते थे जी हमारा तो ओरल पार्टीशन हो गया था जिसमें बेटियां अपना अधिकार लेके चली गई थी और ये सारा का सारा हिस्सा बाकी का हमारे पास में आ गया और उसके पार्टीशन के अकॉर्डिंग ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका है। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरिटी की इन व्यू ऑफ द राइगर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 65 of the Act, a plea of the oral petition cannot be accepted as the statutory recognition made of mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of Registration Act 1908 or effected by decree of court। तो यहाँ बोला गया, बिल्कुल साफ साफ बताया गया कि ओरल पार्टीशन को नहीं माना जाएगा। अगर कोई अपने बचाव में ये बोलता है कि जी हमने तो ओरल पार्टीशन कर लिया था और अब यहाँ पे इन बेटियों का अधिकार इस प्रॉपर्टी में नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी डीड होगी तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होनी चाहिए या किसी कोर्ट से पास होनी चाहिए वो उनका सेटलमेंट डीड, तब उस डीड को माना जाएगा, अदरवाइज उस डीड को नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विनीता शर्मा का जो जजमेंट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मैटर में, जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है बेटियों के अधिकारों को लेके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो प्लीज़ आप उस जजमेंट को ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अगर मैं उसके हर एक पार्ट को पढ़ने लगा ना तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप खुद से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको उसमें आएगी। और अब बेटियों के अधिकार बिल्कुल पूर्ण रूप से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। तो अब इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और दोबारा आपको जल्दी दोबारा एक नई वीडियो में मिलेंगे, नई इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप भी अपने सजेशन दीजिए कि आपको किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से लीगल टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में जो मेरे पास मैसेजेस आएंगे जिस टॉपिक को लेके, हम उस टॉपिक पे दोबारा उस इन्फॉर्मेशन को देंगे। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ में। आप दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आप हमारे वीडियो देखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, दोबारा मिलते हैं।